तो दोस्तों, आप सभी भावी शिक्षकों को मेरा विशेष जोहार, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं जेटेट की, जो असीम अनुकंपा से निकली है। फिलहाल आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। आप एक बतौर शिक्षक के रूप में आपका चयन होगा, तो आप में धैर्य की क्षमता उतनी ही होनी चाहिए जितना एक शिक्षक के पास देखी जाती है। ठीक है, तो अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय जो है सोशल साइंस है, यानी सामाजिक विज्ञान है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किया है, हमारे चैनल पर ही अवेलेबल है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ मिलेगा। फर्स्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इतिहास के संदर्भ में हमने बहुत चीज़ें जो है उसमें डिस्कशन किया है, बातचीत किया है, जिससे आपको इतिहास के प्रति रुचि में वृद्धि होगी और इतिहास के जो टर्मिनोलॉजी है इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद सेकंड, थर्ड, उसके बाद ये चौथे नंबर की वीडियो है। हम क्या करेंगे, बीच बीच में थोड़े बहुत जो प्रीवियस बातें हैं, जो पिछले क्लास में पढ़े हैं, उनको हम लोग रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला जो हमने किया था चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें से हमने बात किया था चरवाहे और किसान के बारे में, कि किसान जो आदि मनुष्य है, आदि मानव है, वो कैसे किसान बने और चरवाहे कैसे बने। इस संदर्भ में हमने अध्याय नंबर 3 में बातचीत किया था। ठीक है, तो इसका सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए कि उस समय हमने देखा कि कृषि की शुरुआत कैसे हुई थी, कृषि के बारे में लोगों में, यानी जो उस समय के जो मनुष्य थे, वे कैसे परिचित हुए थे, या फिर उनका खोज कैसे किए थे कि हमको कृषि करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वे लोग ऑब्जर्वेशन करते थे, देखते थे, अवलोकन करते थे। मान लीजिए जंगल में कोई पौधा, जंगली पौधा उग रहा है, तो उगते हुए पौधे को देखते थे और कैसे उसमें फल आता था, फूल आता था। फल आने के बाद वो कैसे पक के नीचे गिर जाते थे ज़मीन पर, फिर ज़मीन पर एक नया पौधा उगता था। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने देखा, अवलोकन किया और अपने से करने का प्रयास किया। ठीक है, अपने से करने का प्रयास किया। अब अगर फसल लगाएंगे तो उसे देख रेख के लिए आदमी चाहिए, तो वे लोग वहीं पर रहने लगे। कहने का मतलब जो है, उस समय जब कृषि का विकास होने लगा, तो मनुष्य में जो है अस्थाई प्रवृत्ति का विकास हुआ। मतलब एक ही जगह रह कर जीवन बिताने लगे और कृषि कार्य करने लगे। भाई कृषि कार्य करेंगे, फसल उगाएंगे, अगर फसल की देख रेख नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है उससे जानवर खा जाएंगे, जंगली जानवर। तो अगर जानवर खाएंगे, उससे बचाने के लिए हमको वहीं पर रहना पड़ेगा जब तक फसल ना हो। तो हम कह सकते हैं कि अस्थाई प्रवृत्ति का विकास भी हो गया था और कृषि का विकास भी एक ही टाइम पीरियड में हुआ। उसे हम कहते हैं नवपाषाण काल। हम इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 पार्ट में बांटे थे और अभी भी बांटा गया है। मतलब उसमें कोई चेंज कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता ना आप कर सकते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे पहले हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद देखा था हमने आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद देखा था ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में ही ये सारा चीज़ है, क्योंकि उस समय कोई भी लिखित सामग्री नहीं था। जैसे हमने बाद के टाइम में देखा, जैसे अशोक ने अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, उसको पढ़ के हम लोग ये जान सकते हैं कि अशोक ने कैसे कैसे कार्य किया था, अशोक कैसा शासक था। ठीक है, लेकिन प्रागैतिहासिक टाइम पीरियड में कोई ऐसा चीज़ नहीं था। ठीक है, ओनली फॉर हमें अवशेष के रूप में मिला, यानी जो एविडेंस मिला, जो साक्ष्य मिला, उसी के बेसिस पे हम इतिहास को समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो हमने कृषि के बारे में जाना, उसके बाद कैसे अस्थाई रूप से एक जगह रहने लगे, उसका भी रीज़न क्यों क्या बना कि भाई वो फसल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद फिर देखा, ऑब्जर्वेशन और किया जंगल में कि कोई पेड़ की जो टहनी है वो ऊंचाई वाले जगह से नीचे की ओर आने लगा, तो पता चला भाई हाँ, इससे भी हम कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ से पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। मतलब ये सारा चीज़ अब अभी हम स्टडी कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो प्रागैतिहासिक काल में 3 पार्ट में उसको भी बांटा गया है। क्या क्या भाई, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए बताइए, तो इन तीनों का टाइम पीरियड क्या है। मतलब जो हम लोग प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटते हैं, तो 3 पार्ट में एक है होता है पुरापाषाण काल, फिर आता है मध्यपाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल। तो जो पुरापाषाण काल है, इसकी अवधि है 20 लाख साल से लेकर के सीधे हम जाएंगे 12,000 साल पहले, आज के टाइम पीरियड से। मतलब अभी जो 2026 चल रहा है, यहाँ से कितना पीछे जाएंगे, 20 लाख साल। 20 लाख साल से 12,000 साल पहले, वो था हमारा क्या, पुरापाषाण काल। उसके बाद क्या आता है, मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल की अवधि क्या थी, 12,000 से 10,000। ठीक है, ये मध्यपाषाण काल की अवधि थी।
उसके बाद आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की अवधि है 10,000 से 4,000, ठीक है। ये टाइम पीरियड था नवपाषाण काल का। और नवपाषाण काल में ही हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कैसे जो है विकास हुआ कृषि का, कैसे अस्थायी रूप से रहने लगे, कैसे पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। और कैसे जो है एक मतलब आदि मानव कैसे जो है आग का प्रयोग करना सीख लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत नवपाषाण काल में दी गई है। अस्थायी जीवन की ओर देखिए। अस्थायी जीवन अगर रहेंगे किसी एक जगह पर, तो जाहिर सी बात है वो कृषि से परिचित हो गए होंगे, क्योंकि अगर कृषि नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। उससे पहले के लोग क्या करते थे, आखेटक थे। आखेट क्या करते थे, शिकार करते थे। सबसे पहले आखेट करते थे। आखेट के बाद क्या हुआ भाई, उन्होंने उस भोजन को संग्रह करना शुरू किया। मतलब फ्यूचर में एक दिन बाद क्या खाएंगे आज ही सोचने लगे, तो उसको जो है संग्रह करने लगे, एकत्रित करने लगे। संग्रह जब हो गया तो बोला कि ठीक है, अगर हम इसको संग्रह कर सकते हैं तो क्यों ना हम इसका उत्पादन भी करें। तो कुछ ऐसे फसल जो है उसका उत्पादन करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये एक तरीके से एक क्रमिक विकास हुआ, है ना, ठीक है। तो कैसे जो है डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस जो चालू हुआ, बसने की प्रक्रिया, ये हमने देखा था। ओके, बुर्ज होम और 2 स्थल हमने देखा था उसमें। ये रिवीजन चल रहा है चैप्टर नंबर 3 का, उसके बाद अभी 4 शुरू करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 2 चीज़ है, एक बुर्ज होम और एक गुफ कराल, ठीक है। तो दोनों में गर्तावास है, मतलब ज़मीन के नीचे गड्ढा करके घर बनाया गया है, ठीक है। अगर आप एक इतिहासकार के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो जाहिर सी बात है, ऐसे अगर गड्ढे घर में कोई रहता है यानी उसको डर है कि कहीं उसे जंगली जानवर मार न दे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मौसम की मार के दृष्टिकोण से, ये 2-3 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से वे लोग गर्तावास यानी गड्ढे घर में रहना पसंद करते थे। ओके, ये हमने कर लिया है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है बताइए, तो हमने पहली की कक्षा में ही पढ़ा है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हम पहले भी बात किए हैं कि भाई एक पुरातत्वविद जो होता है और एक इतिहासकार जो होता है, दोनों में हम सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर करें ना, पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो जो चीज़ खोज करता है ना, जो चीज़ वो खुदाई के फलस्वरूप जो प्राप्त करता है, उस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष जो है भरोसा हम कर सकते हैं एक पुरातत्वविद के ऊपर, न कि इतिहासकार के ऊपर। इतिहासकार को जो स्रोत मिलता है उसी के बेसिस पे इतिहास को लिखने का काम करता है, उसे स्टोरी देने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम पुरातत्वविद के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है पुरातत्वविद जो होते हैं वो एक पुरातात्विक साक्ष्य को आधार मानकर उसका अध्ययन करते हैं। इसे हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। यानी क्या हो सकता है इसमें सिक्का हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, स्मारक हो सकता है, सही बात है, मंदिर हो सकता है, सही बात है। ये सारा चीज़ जो है किसका एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी पुरातात्विक साक्ष्य। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट है इसको भी याद कर लीजिएगा एक बार फिर से। मेनली कम से कम स्टेट तो याद कीजिएगा कि बुर्ज होम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, चिरांद कहाँ है, बिहार में, पेमपल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, गुफकराल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, कोल्डियावा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए याद, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। मेहरगढ़ के बारे में तो पूरा एकदम दिमाग में छपना चाहिए। मेहरगढ़ की जैसे बात करेंगे आपका दिमाग उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जाना चाहिए, सीधे सीधा। जो मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। ओके, यहाँ जो घर होता था वो चौकर होता था और आयताकार होता था। ओके, कोल्डियावा तो आप जान ही गए होंगे अभी तक। यहाँ सबसे पहले जो है चावल की खेती का शुरुआत हुआ था। उसके बाद यहाँ पशुपालन भी लोग करते हैं यहाँ पर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, जो क्विक रिवीजन हमने कर लिया। अब हम प्रारंभ करते हैं आरंभिक नगर के बारे में, ठीक है, कि सबसे पहले नगर कैसे फले फूले।
ठीक। पलामू की सैर, पलामू, क्योंकि हम कक्षा 6 का पढ़ाई कर रहे हैं और तो कक्षा 6 के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। शोएब पलामू भ्रमण को लेकर काफ़ी उत्साहित था। वह परिवार के साथ बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर अवस्थित पलामू किला घूमने पहुंचा। सवाल कहीं से भी आ सकता है, अगर पूछ दिया जाए कि पलामू जो किला है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको बताना औरंगा नदी। ठीक है। वहाँ उसने पुराने और नए किले को देखा। उसके बाल मन में कई प्रश्न कौंध रहे थे। इस पुराने खंडर को क्यों संरक्षित किया जा रहा है, उसकी जगह कोई नई इमारत क्यों नहीं खड़ी कर दी गई है, इन खंडरों के प्रति लोगों में आकर्षण और अपनापन क्यों है। देखिए, एक बार पुनः हम आपसे कहना चाहेंगे कि चूँकि हमने जब बीएड किया था या फिर कोई डीएलएड किया था, तो उस समय ये ज़रूर बातें हो रही होंगी कि एक बच्चे के मन में जिज्ञासा बहुत होता है, और उन जिज्ञासाओं को जो अभिभावक समाप्त करते हैं, उनकी जिज्ञासाओं को जो अभिभावक सुनाते हैं, बोलते हैं, उसका जवाब देते हैं, उन बच्चे का जो मस्तिष्क है काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है। तो आपके घर में भी या आपके बच्चे भी अगर ऐसा कर रहे हैं, तो उनके जिज्ञासा को ज़रूर शांत कराइए। उनको बताइए कि बेटा ये है, मम्मा ये है, ऐसा करके, ताकि वो समझ सके। ठीक है। अभी यात्रा पर जाना किसे पसंद नहीं है, भ्रमण करना ज़रूरी है। प्राचीन समय में भ्रमण करके शिक्षा दी जाती थी। चलिए शुरू करते हैं भाई। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खंडहरों में भी होते हैं। हाँ, होते हैं। ये अतीत की कहानी को बताने का एक माध्यम है, इसलिए आज ये हमारी धरोहर है। आज से हज़ारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थलों पर खुदाई से खंडहरों के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। खंडहर के रूप में मिला है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की कहानी। यह भी एक आरंभिक नगर था। हमने क्या देखा कि इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो अभी हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो यानी हम कह सकते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री, यानी आद्यैतिहासिक काल। हड़प्पा की जो मोहरें मिली है वो लिखित तो है, लेकिन उनको कोई स्टडी नहीं कर पाया, कोई जान नहीं पाया कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम इसको प्रोटो हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। हड़प्पा की कहानी की शुरुआत कैसे होती है देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। ठीक है। किसने किया था हड़प्पा की खोज? दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा के दया से आप कैसे भी करके मतलब आपको याद करना है। हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकना ज़िले में स्थित है। ये वर्तमान स्थिति को बता रहा है कि हड़प्पा कहाँ था भाई? पंजाब के मोंटगोमरी ज़िला में, और मोहनजोदड़ो कहाँ था? सिंध प्रांत के लरकना ज़िले में। ठीक है। ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं। दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में ये कह भी रहा है। दोनों नगर विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे। कहा जाता है कि हड़प्पा एक ऐसा खंडहर है जहाँ की ईंटों से आज भी नए घर और नालियों का निर्माण किया जा सकता है। ये थी हड़प्पा के बारे में शुरुआत, इंट्रोडक्शन। ठीक है। हड़प्पा नगर सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष जो है हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही उपयुक्त समझा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले, देखिए अगर 4700 साल पहले का हम अगर जिक्र कर रहे हैं भैया, तो आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न उठना चाहिए कि भाई ये कितने साल या कितना ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो 2700 साल पहले की अगर बात हो रही है, हम अभी कितना में जी रहे हैं? 2026 में। अगर गोटा गोटा पकड़ेंगे भैया तो कितना होगा? 2000। तो 2000 यानी 4700 में 2000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? लगभग 2700 BC। हमने BC और AD के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पहली वाली वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ अगर आप उस पहली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, तब जाके ये चीज़ें BC समझ में आएगा। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के टाइम को BC कहा जाता है। तो अगर 4700 साल आज से देखेंगे तो 2700 जो है BC, 2700 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता विद्यमान था, यानी हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व था। आगे बढ़ते हैं। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा
ये नवीन विश्लेषण करने की पद्धति है C14 द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 BC से 1750 BC माना गया है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि C14 कार्बन के C14 के अकॉर्डिंग कार्बन का बहुत मतलब अलग अलग अप्रूव होते हैं, उसमें से C14 की बात हो रही है। तो C14 के हिसाब से अगर देखा जाए तो हड़प्पा की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2500 BC से 1750 BC है। यानी 2500 BC की अगर बात करेंगे तो आज से कितने साल पहले की बात है, तो 2500 में फिर 2000 जोड़ दीजिए तो कितना 4500 साल पहले की बात है, जिस समय हड़प्पा जो है अपने अस्तित्व में था। ठीक है, तो मतलब हम दोनों तरीके से समझा रहे हैं, इसीलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन वैसे पूछ ले तो आपको जवाब देना है। ठीक है, अपने तरीके अपने तरफ से पूरा कॉन्फिडेंस रहना है कि भाई हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, C14 का क्यों यूज किया जाता है भाई? ये देखा गया है, मतलब वैज्ञानिकों ने अध्ययन के फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला है कि भाई कोई भी जो जीवित प्राणी है तो उसमें, या फिर निर्जीव भी है तो उसमें हमें कार्बन मिलता है। अगर कोई जीवित प्राणी है, जैसे मनुष्य का मान लीजिए हमने कोई हड्डी निकाला जो कब्रिस्तान में मिलता है, उस हड्डी को हमने स्टडी किया और बताया कि भाई ये हड्डी इतने साल पुराने हैं। तो इतने साल पुराने हैं उसका पता कैसे लगाएं? ना कार्बन, उसके बॉडी में जो कार्बन है, चाहे हड्डियों में जो कार्बन है, उसके क्षय होने की दर के आधार पर हम जो है किसी भी इतिहास के कालखंड को जानते हैं। तो C14 जो है कितना आपके बॉडी में कार्बन का क्षय हुआ यानी समाप्त हुआ, उसके आधार पर हम नाप सकते हैं कि भाई ये कितने साल पुराने हैं। ठीक है, इसीलिए C14 का यूज किया जाता है। ये एक नवीन विश्लेषण पद्धति है। अब हम आगे बढ़ते हैं हड़प्पा की नगरीय विशेषता, क्योंकि सोच रहे हैं ना नवपाषाण काल के बाद हम सीधा स्टडी मेनली किसका कर रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और उस समय एक अच्छा खासा सुनियोजित शहर था जिसे स्थापित किया गया था, उसकी कुछ तो विशेषता रही होगी ना। चलिए जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। ठीक है, न सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बाकी और भी ऐसे नगर थे जो दो भागों में बांटे हुए थे। प्राय पश्चिमी भाग छोटा एवं ऊंचाई पर बना था। ये सवाल एकदम एज इट इज़ आ सकता है, क्योंकि JCRT है या NCRT ये एकदम एज इट इज़ देता है क्वेश्चन, और जेटेट की बात है, सीटेट में भी तो एकदम लाइन टू लाइन उठा के देता है। इसलिए इसमें आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी और एज इट इज़ जो शब्द है उसको भी याद रखना है। तो पश्चिमी भाग जो है वो छोटा होता था और ऊंचाई पर बना था। ये पश्चिमी भाग की बात हो रही है। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। पूर्वी हिस्सा बड़ा तो था लेकिन वो निचले इलाके में था। संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहा करते थे। ये भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ शायद पश्चिम भाग में शासक यानी राजा रहा करते थे, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया है। पूर्वी हिस्से से सामान्य लोगों के रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया है। दोनों भागों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये ईंटें अच्छी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी। यानी हम कह सकते हैं कि उस समय जो निर्माण हुआ घर का वो कच्ची ईंट की नहीं थी, बल्कि चारदीवारी का जो निर्माण किया गया था वो पक्की ईंटों से निर्मित किया गया था। ये थी विशेषता। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। हाँ भाई, अगर उस टाइम पीरियड में कोई अच्छा कारनामा करके उसे अच्छा डेकोरेशन देके अगर मकान को बनाया होगा तो हम कह सकते हैं कि उस समय जो कारीगरी था मकान बनाने का वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत अवस्था में था। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। हाँ है भाई। इसको बनाने में पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग होता था। किसको भाई? पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग होता था। सूखे चूने, ठीक है, दोनों को जो है मिक्स करके बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था भाई? क्या बनाया जाता था? मतलब जो है जैसे मान लीजिए हमने स्नानागार का एग्जाम्पल ले लिया, तो स्नानागार को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे?
ईंटों की चिनाई करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम सूखे चूने का भी उसमें यूज करेंगे, ठीक है। यह संभवतः धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था। मेरे बोलने का मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई उस समय सोचिए, आज की डेट में हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं, बालू का यूज़ करते हैं, तब जाके हमारा घर खड़ा होता है, उसके साथ ईंट चाहिए। तो उस ज़माने में पक्की ईंटों का तो बनता ही था, उसके साथ साथ सूखे चूने का भी प्रयोग होता था, ठीक है। संभवतः क्या हुआ भाई, धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था, जिसका उपयोग सभी लोग करते थे। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदे और इनके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित किए गए थे। तो ये सारी चीज़ अगर हम देखेंगे तो हम क्या लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें लिखी हुई मिली है उसे हम अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि भाई संभवतः ये हुआ होगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के समीप बने कमरों का प्रयोग किस रूप में होता होगा। अगर स्नानागार के समीप अगर कोई कमरा है तो जाहिर सी बात है, नहाने से पहले वो अपना कपड़ा वहाँ पर रख सकता है, या फिर पूजा पाठ भी कर सकता है उस कमरे में, नहा धो के आया और उस पर जैसे मान लीजिए कोई मुसाफिर है, उसके रुकने के लिए भी हो सकता है कि रूम बनाया गया होगा, क्योंकि चीज़ें लिखी हुई मिली है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एग्जैक्टली क्या हुआ वो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। इतिहासकार ऐसे ही लिखने का प्रयास करता है। हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार यानी राजकीय भंडार बने होते थे। इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। हमने जो है पहले यानी ऋग्वेद तो हमने पढ़ा नहीं है ना, अभी आएगा, क्योंकि हमने गूगल मीट पे क्लास लिया हुआ है, तो वो चीज़ें याद आ गया कि भाई ऋग्वेद में कैसे टैक्स लिया जाता था। खैर पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद, चूँकि वो अभी आया नहीं है। कहाँ गया, अन्नागार, इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अन्नागार कोठी यानी उस समय भी टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो हो सकता है उस समय जबरन टैक्स नहीं लिया जाता था। आज के डेट में हम लोग टैक्स जो पे करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। कैसे भाई, एक प्रत्यक्ष रूप से जो इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, और एक अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो है जो हम लोग सीधे सरकार को नहीं देते हैं, बल्कि जैसे कोई सामान खरीदे उसमें GST दिए तो वो पैसा सरकार के पास जाती है घुमा फिरा के, तो उसे हम कह सकते हैं कि भाई वो अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो अन्नागार जो है वो देखिए, इतिहास को समझना है तो कंपेयर करके समझना पड़ेगा, मतलब आधुनिक में क्या चल रहा है उसको हम आज से 25 साल पहले क्या चल रहा था, तो हम उसको दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर हम इतिहास को समझते हैं कि हाँ तब से अभी विकास हुआ है। तो कहाँ गया, अन्नागार कोठी हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन है। इनके रखरखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। कालीबंगा जो राजस्थान में है, एक कुएं के समीप 7 आयताकार बेदियाँ एक पंक्ति में मिली है। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। भाई कैसे अलर्ट रहना है कि कालीबंगा, सबसे पहली बात कालीबंगा कहाँ है, तो आपको क्या बताना है कि ये राजस्थान में है। उसके बाद कालीबंगा में एक कुएं के समीप 7 आयताकार बेदियाँ एक पंक्ति में मिली है। कुएं के पास में ही 7 आयताकार बेदियाँ एक पंक्ति में मिली है। हम ये कह सकते हैं, हो सकता है कि कुआं का शादी हो रहा हो। आज के डेट में बहुत कोई जो नए कुएं का उद्घाटन करते हैं तो वहाँ एक शादी दिया जाता है, तो हो सकता है कि वो भी हो सकता है कि 7 आयताकार बेदिया बना है, तो यज्ञ अनुष्ठान हुआ होगा उस कुएं का। तो ये इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। हाँ भाई रखते थे। लोथल में 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है। ये सीधा सवाल देता है, कहीं आपको घुमाएगा फिराएगा नहीं, कुछ तड़पाएगा नहीं, सीधा सवाल दे देगा कि बताइए लोथल में 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है। आपको दे देगा ऑप्शन कि लोथल से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से मिला है, धोलावीरा से मिला है। अगर आप जानते हैं तो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हाँ भाई 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की जो आकृति है वो मिली है लोथल से। और लोथल कहाँ है, गुजरात में। इसे पता चलता है कि लोग नागराज की पूजा करते थे। हाँ सही बात है, अगर उसमें अगर मिला है टुकड़ों पर सर्प की आकृति, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है नागराज की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता यह भी थी कि वहाँ की इमारतें 2 या 3 मंजिला होती थी। ये भी एक
खासियत की बात है। ठीक है, जैसे हमने मेहरगढ़ में पढ़ा कि जो मकान होते थे वो चौकोर होता था। ठीक है, चौकोर, तो चौकोर के साथ साथ आयताकार होता था। कहाँ का मकान भाई? मेहरगढ़, जो कहाँ है? भारत के संदर्भ में देखें तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, और यहाँ हमने क्या देखा हड़प्पा में कि 2 या 3 मंजिला होता था और पक्की ईंट से बनाया जाता था। ठीक है, घरों में आंगन होता था, आंगन के चारों ओर घर बने होते थे जिसका दरवाज़ा आंगन में ही खुलता था। आंगन से हर घरों के पानी के निकास के लिए नालियाँ बनी होती थी जो सड़क किनारे बनी सार्वजनिक नालियों में मिलती थी। इस तरह शहर का पानी मोहल्ले से बाहर निकल जाता था। शहरों में किसी तरह की गंदगी दिखाई नहीं पड़ती थी। हर मोहल्ले में पक्की सड़कें बनी होती थी। सड़कों की बनावट ऐसी थी कि जहाँ चौराहा होता था वहाँ सड़कें 90 डिग्री के समकोण की तरह दिखाई देती थी। तो हम इतने सारे चीज़ को अगर जानकारी ले रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो एक ऐसी मतलब सुनियोजित ढंग से स्थापित किया गया था कि सारी सुविधाएं उसमें अवेलेबल है। ठीक है, और ये कब की बात है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी आज से 4700 साल पहले की बात है। और हम पढ़ाई कर रहे हैं किस में, किस कालखंड में? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में तो ईंटों की जुड़ाई के लिए सीमेंट, बालू, कंक्रीट उपलब्ध होते हैं। हड़प्पा काल में ईंटों की जुड़ाई कैसे होती थी? हाँ, ये सोचने का विषय है। आपको इस विषय पे सोचना चाहिए कि अभी तो हम सीमेंट वालों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस समय कैसे इसका इस्तेमाल होता था। ठीक है, अब आते हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा एक विकसित नगर था। अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे। शासकों के महल बड़े सुंदर बने होते थे। महलों के निर्माण के लिए धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें दूसरी जगहों से मंगवाए जाते थे। यानी जो है आज जिस ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, भूमंडलीकरण की, जैसे अगर किसी देश पर कुछ अटैक होता है तो उसका इम्पैक्ट ना कि उस देश पर, बाकी दूसरे देशों पर भी पड़ता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम जो है चीज़ें आयात निर्यात करते हैं। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उससे हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, और जो चीज़ मेरे पास है दूसरे देश हमसे मंगवाते हैं। तो यानी दोनों का एक दूसरे का आपूर्ति करता है। हम आपका अगर भरण पोषण कर रहे हैं तो आप मेरा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दुनिया चल रही है। वो आज का सिनारियो है, लेकिन ये सिर्फ आज तक ही सीमित नहीं था, पहले भी ऐसी स्थिति हुआ करती थी। जो चीज़ हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता था उसे जो है आयात किया जाता था दूसरे क्षेत्रों से। शासक वर्ग के लोग मन के यानी हार तथा सोने चांदी से बने आभूषणों का प्रयोग शौक के लिए करते थे। नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार, शिल्पकार लोग भी रहा करते थे। कौन कौन थे? लिपिक थे, कलाकार थे, स्वर्णकार थे और शिल्पकार थे। लिपिक वर्ग के लोग लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे। शिल्पकार लोग सिक्कों की ढलाई और कलाकार नक्काशी का काम करते थे। ये किसका का? शिल्पकार का ये काम था, सिक्कों की ढलाई करना, और कलाकार नक्काशी का काम करते थे। व्यापारी वर्ग के लोग नगरों के अलावा दूर दूर तक व्यापार व्यापार करते थे। इस क्रम में दूसरी जगहों से वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया कि आज जिस ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण की बात करते हैं उसमें हम एक देश दूसरे देश का सपोर्ट करता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आधुनिक ढंग से जीवन जी पाएंगे। ठीक है, कहीं थोड़ा ज़्यादा विकसित हुआ है तो कहीं कम विकसित हुआ है, तो चीज़ें लेन देन होगी तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों का प्रभाव दिखिएगा। जो कम विकसित है वो विकसित होने लगेगा। शासक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों की खुदाई करवाते थे। क्या आपको पता है कि नगर में रहने वाले लोगों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता था? हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग गाँव में भी रहते थे। गाँव में लोग धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल, सरसों आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। ये आपके सीधे सीधे सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि उस ज़माने में यानी हड़प्पा सभ्यता के दौरान क्या धान, गेहूँ, मटर, चना, तिल, सरसों आदि का जो फसल उत्पादन होता था? हाँ, बिल्कुल होता था। इन खाद्यान्नों को शहरों में लाकर बेचते थे, जिससे शहर के लोगों को खाद्यान्न प्राप्त होता था। खेतों को जोतने के लिए हल बैलों का प्रयोग होता था। मवेशियों के चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है उस समय चल रही थी। ओके, देखिए कुछ फिगर है, इसको देख लीजिए। जैसे ये बृहत स्नानागार है, कैसे डिज़ाइन किया गया था। आज भी ऐसे डिज़ाइन करने मतलब बहुत कोई नहीं बनाता। ओके, अब हम सीधे अनूठी शिल्पकारी में चलते हैं।
हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीज़ें प्राप्त हुई है। अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबा और कांसा से गहने और बर्तन जो होता था सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे। गहना और बर्तन सोना चांदी से, ठीक है, जिस पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं। मनके यानी हार, बाट और फलक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। यह कहा जा सकता है कि स्वर्णकार और कारीगर जो है काफ़ी पारंगत थे। मतलब जो चीज़ जिसके लिए स्पेशलिस्ट है भाई वो तो वो काम करेगा ही। जैसे मान लीजिए कोई किसी को डाइट से संबंधित कोई समस्या है तो वो डाइटिशियन के पास जाएगा, ना कि जनरल फिजिशियन के पास, ठीक है। तो ये स्पेशलाइजेशन होता है और ये ना सिर्फ आज होता था बल्कि प्राचीन समय से भी होता था, जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, ये मोहनजोदड़ो का एक नाला है। आग में पके मिट्टी को बर्तनों को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पके हुए मिट्टी के बर्तन को जो है टेराकोटा कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए चित्र क को ध्यान से देखिए। यह हड़प्पा काल में प्रचलित बाट का चित्र है। इसे चट पत्थरों से बनाया गया था। यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि हड़प्पा काल में जो बाट मिला है वो किस पत्थर से बनाए जाते थे। तो चट नामक पत्थर से उसे बनाया जाता था। बाट चट, ठीक है। इसका उपयोग बहुमूल्य धातुओं या अन्य वस्तुओं को तोलने के लिए होता था। चित्र ख में देखिए मनके हार का चित्र है। इनमें से कई मनके कार्नेलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। हाँ, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे हमने देखा कि हड़प्पा काल के दौरान जो बाट का निर्माण होता था वो किस प्रकार के पत्थर से होता था, जो चट नामक पत्थर से उसका निर्माण किया जाता था। उसी प्रकार से हमने यहाँ भी देखा कि भाई जो मनका होता था जिसे हार कहते हैं उसका निर्माण कैसे होता था, यानी कार्नेलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों को काटकर या तराश कर मनके बनाए गए थे। माला बनाने के लिए मनकों के बीच में छेद किया जाता था। हाँ सही बात है, छेद करना पड़ेगा। उसके बाद चित्र गौ में देखिए सुंदर फलक बनाए गए हैं जिनका उपयोग किसी चीज़ को काटने के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम लॉलीपॉप और बैंकर वाला मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको स्मरण कर लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए, ठीक है। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। सीधा सीधा सवाल पूछेगा। इसके अलावा चांदी के बर्तन और तांबे की कुछ वस्तुओं में सूती कपड़े के टुकड़े एवं धागे चिपके हुए प्राप्त हुए हैं। कई अन्य स्थानों से भी प्राप्त कुछ वस्तुओं पर सूती कपड़े की छाप देखने को मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि इस समय सूती वस्त्र एवं बुनाई उद्योग विकसित था। सूती वस्त्र उद्योग भी और बुनाई उद्योग दोनों विकसित था। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कताई के लिए तकलियों का प्रयोग होता था। समझ रहे हैं ना, तो कितने ज़्यादा विकसित था। अब आते हैं मुहर और मुहरबंदी क्या है, ठीक है। तो चूँकि मुहरबंदी कैसे होता था, देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजे जाने वाले सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए मोहरों का प्रयोग होता था। थैलों को बंद करने के बाद उसके ऊपरी हिस्सों में लगे गांठों पर मिट्टी का लेप लगाकर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहा जाता है। मोहर की छाप का नहीं टूटना इस बात का वो बताता है कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसीलिए क्या किया जाता है, मोहरबंदी, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में सील कहते हैं कि सील मार दिया। अब आता है लोथल का बंदरगाह। हमने अभी बात किया लोथल जो गुजरात में स्थित है। उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण कुशल कारीगरों या विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। हाँ सही बात है, अगर कोई पारंगत है तो हम ये कह सकते हैं कि वो उस कार्य में निपुण है, ठीक है, या फिर वो उस कार्य का विशेषज्ञ है, तो ही वो कार्य बेहतरीन ढंग से कर सकता है। अच्छा ये हो गया कि खास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है। जैसे पत्थर तराशना, मनके यानी हार चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। चित्र 4.5 को देखने से यह पता चलता है कि मूर्ति का चेहरा बड़े आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी भी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ऐसा काम कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है।
सही बात है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है, जो रुचि रखता है और जिसको क्या बोल सकते हैं, इंटरेस्ट है तभी उस चीज़ को कर सकता है। और इंटरेस्ट है तो उसमें कौशलता विकसित होगी, कुशल तो वो है ही, उसमें कौशल यानी क्या, स्किल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो आज ये मत सोचिए कि आज के वहम में ये मत भूल जाइए कि उस ज़माने में नहीं था, उस ज़माने में भी था। इन सुंदर मूर्तियों को केवल पुरुष ही बनाते थे, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। सही बात है, निश्चित प्रमाण नहीं मिला है कि ये सिर्फ मेल बनाते थे या फीमेल बनाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्हें स्त्री या पुरुष दोनों बनाते होंगे। हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? क्योंकि लिखा हुआ मिला लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए, तो पढ़ नहीं पाएंगे तो उसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, संभवतः ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। विश्व की अन्य सभ्यताएं, जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में हो रहा था, उसी समय विश्व की अन्य सभ्यताएं फल फूल रही थी। मेसोपोटामिया हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। यह दजला, टिग्रिस और फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। इसमें आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान के क्षेत्र शामिल थे। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, और इसके समकालीन में कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया का सभ्यता। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच, दो नदियों के बीच। ओके, संदर्भ निवासियों का विश्व के कई अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। लोथल एवं अन्य सैंधव नगरों से मेसोपोटामिया की विविध वस्तुएं जैसे खानेदार, मनके, सेलखड़ी की बटन आदि मिली है। उस मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगारदान मिला है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है कि उसकी खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का श्रृंगारदान मिला है। कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया में मिला है। ठीक है, मेसोपोटामिया की एक इमारत को देखिए कितने गौर से, कितनी बेहतरीन कारीगरी का इसमें इस्तेमाल किया गया है और कैसे इसे इतना बृहद स्वरूप दिया गया है। अब हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर बात कर लेते हैं कि फेयंस क्या है ना भाई। फेयंस के संदर्भ में, फेयंस को बालू या स्फटिक यानी पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था। बाद में इस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस परत का रंग सामान्यतः नीला या हल्का होता था। फेयंस से निर्मित मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन मिले हैं। ठीक है, बालू और पत्थर का टुकड़ा को गोंद में मिलाकर बनाया जाता था। अब ये कुछ प्रसिद्ध स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का, उसको भी याद करना ज़रूरी है। ये पॉइंट है। कौन कहता है कि इतिहास सिर्फ समझ के ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण है उनकी तिथियाँ। ठीक है, जैसे हड़प्पा एक प्रमुख पुरास्थल है और इसकी खोज जो है दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ओके, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला में स्थित है। 1921 में इसे सबसे पहले खोजा गया था। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के किनारे, राखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया था 1922 में, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लड़काना ज़िला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चन्नोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, गोपाल मजूमदार 1931, सिंध प्रांत पाकिस्तान। लोथल भी बगुआ नदी के किनारे, रघुनाथ राव 1955, 1962, गुजरात का अहमदाबाद ज़िला। उसके बाद आता है रोपड़, ये सतलुज नदी के किनारे, यगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953 और 1956, पंजाब का रोपड़ ज़िला। कालीबंगा जो है गग्गर नदी के किनारे स्थित है। बीबी लाल एवं बी के अय्यर ने इसकी खोज किया था 1953 में, 1953 में। राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला। ठीक है, गग्गर। उसके बाद आता है धौलावीरा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज किया था धौलावीरा की 1990-91 में। गुजरात का कच्छ जिला में धौलावीरा स्थित है। ठीक है, वो एक स्थान है। ये देखिए हड़प्पा की मोर कैसे होती थी और पक्की मिट्टी के खिलौने भी कैसे होते थे। तो फाइनली जो है हमने इस चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये चौथा चैप्टर आई थिंक ख़त्म हो गया। ये कुछ जानने के लिए शब्द दिए गए हैं, इसको भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि
अगर आप हिंदी में एक्सपर्ट हैं तो हम ये आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, ठीक है। तो जानने के लिए क्या क्या शब्द है भाई, जैसे पुरातत्ववेत्ता, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, जो चीज़ हमने पहले ही डिस्कशन किया था जब ये कक्षा शुरू हुई थी उस समय, मतलब शुरू क्लास में, फर्स्ट वाला क्लास में। स्नानागार, ग्रेट पब्लिक बाथ, चिनाई यानी एडिंग, उसके बाद श्रृंगारदार यानी कॉस्मेटिक पोट। तो हड़प्पा का जो कॉस्मेटिक पोट था वो कहाँ मिला था, क्या बोला मैंने, हड़प्पा का जो कॉस्मेटिक यानी श्रृंगारदान था वो कहाँ मिला, मेसोपोटामिया में, ठीक है। उसके बाद अन्नागार, ग्रीनरी, शिल्पकार, आर्टिशन, खाद्यान्न, फूड, सिटाडेल, ये जो है सिटाडेल, ये जो है नगर दुर्ग, ओके। तो हमने जो है इस चैप्टर को यहाँ मात दे दिया है, हरा दिया है, इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। अब हम सीधे प्रवेश करेंगे इसका अगला अध्याय जो होगा 5वां नंबर का। ये 4था नंबर का है जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ चीज़ें जो है फैक्चुअल चीज़ें वो आपको याद रखना है, लेकिन सारा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, 2-4 स्थल ही ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। बाकी तो याद अगर कर सकते हैं तो कीजिए और अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं इस अध्याय को आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। अगर कुछ भी आपके मन में क्वेरीज है इस अध्याय से संबंधित तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं डालता रहूं, आपको मोटिवेशन बढ़ता रहे, आप स्टडी करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।